क्या आप जानते हैं कि सिख इतिहास में एक ऐसे गुरु हुए जिन्होंने पहली बार अध्यात्म के साथ साथ शक्ति, सैनिक तैयारी और राजनीतिक चेतना को भी सिख धर्म का मूल सिद्धांत बना दिया? जी हाँ, और ये सवाल हमें सीधे ले जाता है छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन और उनकी असाधारण विरासत की ओर। वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी, इंडिया का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इंसाइक्लोपीडिया। ये लेक्चर प्रतीक भार्गव के ओरिजिनल और वेल रिसर्च्ड नोट्स पर बेस्ड है, जो ऑथेंटिक, हिस्टोरिकल और एकेडमिक सोर्सेज के एक्सटेंसिव स्टडी के बाद प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उन मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी हैं। इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद रखना है। पहला, वो सिखों के छठे गुरु थे। दूसरा, अपने पिता की शहादत के बाद महज 11 साल की उम्र में वो गुरु बने। उन्होंने मीरी और पीरी का एक बिल्कुल नया सिद्धांत दिया, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। यही नहीं, उन्होंने पहली सिख सेना अकाल सेना की भी स्थापना की। उन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद किया था। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने साथ साथ 52 हिंदू राजाओं की रिहाई भी करवाई, जिसे हम आज बंदी छोड़ दिवस के रूप में जानते हैं। अब इन सब पॉइंट्स को याद रखते हुए, खासकर प्रीलिम्स के लिए, हम गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन, उनके मीरी पीरी सिद्धांत और सिख पंथ के सैनिक संगठनात्मक विकास को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक घटना से जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। ये बात है साल 1606 की। मुगल सम्राट जहांगीर के हुक्म पर 5वें गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसने सिर्फ 11 साल के हरगोबिंद पर गुरु गद्दी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। आप सोचिए, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं थी, ये पूरे सिख पंथ के लिए एक निर्णायक मोड़ था। और इसी संकट के जवाब में गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक ऐसा क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया के सामने रखा जिसने सिख पहचान को हमेशा के लिए एक नया आयाम दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलते और मुश्किल वक्त में गुरुजी ने पंथ को कौन सा नया रास्ता दिखाया। देखिए, उन्होंने गुरुओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक सेली, जो एक ऊनी डोरी होती थी, उसे पहनने से इनकार कर दिया और उसकी जगह उन्होंने 2 तलवारें धारण की। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक कदम था। इन 2 तलवारों को नाम दिया गया मीरी और पीरी। अब इसका मतलब क्या था? मीरी थी टेम्पोरल पावर, यानी दुनियावी और सांसारिक शक्ति का प्रतीक। इसका संदेश था कि अन्याय का विरोध करना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। और दूसरी थी पीरी, जो थी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, यानी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। इसका जोर ध्यान, विश्वास और आध्यात्मिक अनुशासन पर था। तो ये एक तरह से दुनियावी और रूहानी दोनों शक्तियों का एक अद्भुत संगम था। और मीरी पीरी के इसी संगम से जन्म हुआ संत सिपाही के आदर्श का। इसका मतलब ये था कि एक सिख को अंदर से आध्यात्मिक रूप से अनुशासित होना है और साथ ही बाहर से धर्म और न्याय की रक्षा के लिए शारीरिक तौर पर भी हमेशा तैयार रहना है। ये सिख इतिहास में एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा वैचारिक बदलाव था। अच्छा, इस नए सिद्धांत को सिर्फ विचारों तक ही नहीं रखा गया, बल्कि इसे हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही ठोस संस्थागत कदम उठाए गए। साल 1609 में गुरु हरगोबिंद साहिब ने हरमंदिर साहिब के ठीक सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया, जिसका मतलब है उस परम शक्ति का सिंहासन जो समय से परे है। ये सिखों की सांसारिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन गया। ये खुला संदेश था कि अब सिख पंथ अपने फैसले खुद लेगा। और जानते हैं, जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसकी ऊंचाई। अकाल तख्त को 12 फीट ऊंचा बनाया गया था। ये उस मुगल फरमान की सीधी सीधी अवहेलना थी, जिसके मुताबिक बादशाह के अलावा कोई भी 3 फीट से ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। ये सिख संप्रभुत्व का एक बहुत ही साहसिक ऐलान था। इसके साथ ही पंथ की रक्षा के लिए सैन्य तैयारी भी शुरू हो गई। गुरुजी ने अकाल सेना की स्थापना की, जो सिखों की पहली स्थायी सेना बनी। और ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी। इसमें 700 घोड़े, 300 प्रशिक्षित घुड़सवार और 60 बंदूकची शामिल थे। इतना ही नहीं, अमृतसर शहर की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए लोहगढ़ यानी स्टील का किला भी बनवाया गया। अब जाहिर सी बात है, सिख पंथ की ये बढ़ती हुई ताकत और ये नया राजनीतिक स्वरूप मुगल सत्ता के साथ टकराव का कारण तो बनना ही था। और हुआ भी वही।
सम्राट जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। बहाना ये बनाया गया कि उनके पिता के समय का कोई जुर्माना बाकी था। लेकिन जब उनकी रिहाई का हुक्म आया तो गुरुजी ने एक ऐसी शर्त रख दी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उन्होंने अकेले किले से बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। उनकी शर्त ये थी कि जब तक उनके साथ कैद 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा नहीं किया जाता, वो बाहर नहीं आएंगे। ये उनके नेतृत्व और उनकी करुणा का एक ऐसा उदाहरण है जो किसी एक पंथ या समुदाय तक सीमित नहीं था। और इसी ऐतिहासिक घटना को आज बंदी छोड़ दिवस के रूप में याद किया जाता है और ये दिवाली के दिन मनाया जाता है। वैसे जेल से रिहा होने के बाद भी मुगल सत्ता से टकराव खत्म नहीं हुआ और गुरु हरगोबिंद साहिब युद्ध में शामिल होने वाले पहले सिख गुरु बने। उन्होंने कुल 4 बड़ी रक्षात्मक लड़ाइयों में मुगल सेनाओं का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। ये लड़ाइयाँ थीं रोहिल्ला, अमृतसर, लहेरा और करतारपुर की लड़ाइयाँ। इन जीतों ने सिख समुदाय के आत्मविश्वास को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। लेकिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी की विरासत सिर्फ सैन्य जीतों और राजनीतिक बदलावों तक ही सीमित नहीं है। उनका सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान भी उतना ही बड़ा है। उन्होंने एक ऐसा दरबार बनाया जहां हर मजहब के लोगों का स्वागत था, जिसमें पेंदे खान जैसे मुसलमान भी शामिल थे। उन्होंने कीरतपुर साहिब और हरगोबिंदपुर जैसे खूबसूरत शहर बसाए। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने ताऊस नाम का एक वाद्य यंत्र बनाया जिसकी शक्ल मोर जैसी थी। और आखिर में उन्होंने अपने पोते गुरु हर राय जी को 7वां गुरु नियुक्त किया। पर अंत में उनकी सबसे बड़ी देन संत सिपाही का वही आदर्श है जिसने सिख मानस को गहराई से बदला और आने वाले समय के लिए पंथ को पूरी तरह से तैयार कर दिया। चलिए, जाते जाते इन महत्वपूर्ण तारीखों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 1595 में उनका जन्म हुआ, 1606 में वो गुरु बने, 1609 में अकाल तख्त का निर्माण हुआ, 1621 से 1635 के बीच उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी और 1644 में वो कीरतपुर साहिब में ज्योति जोत समा गए। अगर आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी पर वेल रिसर्च्ड एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ नोट्स चाहते हैं जो प्रतीक सर के ओरिजिनल रिसर्च पर बेस्ड हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये नोट्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और सीयूईटी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार किए गए हैं, जिसमें किसी भी एडिशनल मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। बोधगंगा अकादमी का फोकस हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज पर आधारित स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल कंटेंट देने पर रहता है ताकि एस्पिरेंट्स एक ही जगह से अपनी पूरी तैयारी कर सकें।